मेरे एक मित्र हैं अभिषेक पांडे, जो फ़िलहाल मुंबई में रहते हैं और सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं। उनसे भी मैं ये बातें कर रहा था, तो उन्होंने मुझे 3-4 कहानियों सजेस्ट करी, उसमें से आपकी ये कहानी थी और उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि मैं इसको ज़रूर पढ़ूँ एक बार। ये रोल आप तक कैसे आया जो बड़े साहब का? क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा थी, बड़े साहब आने वाले हैं, कौन है बड़ा साहब? ठीक बात कास्टिंग है। और ये सारा प्रोसेस तो पता नहीं 2-3 साल पहले होके खत्म हो चुका था। पूरी फ़िल्म शूट हो चुकी थी। तो हाँ, लोग सोच रहे थे कि वो तो मतलब इंटरनेट में जो ना हो जाए सो कम है। लॉकडाउन का वक़्त था, शुरुआती वक़्त था। शायद जी। तब लॉकडाउन हुआ था या नहीं हुआ था, आई एम नॉट वेरी मच श्योर बट हुँ, हुँ, वो हुँ, आरण्यक की कास्टिंग कर रहे थे। हम पंचर में हवा भरवाने जाते हैं और ₹5 शायद देते हों या ₹2 जो भी देते हों, उससे भी हम 4 बार कहते हुँ, हैं, "ज़रा ठीक से हवा भरना" और फिर बाद में चेक भी करते हैं, हवा ठीक से भरी है कि नहीं। तो अगर 200, 300, ₹500 का लोग टिकट लेके देखने आ रहे हैं, तो उनको वो चीज़ देखने को भी तो मिले। जब भट्ट साहब ने मुझे ये कहा कि फ़िल्म से तुम इस कहानी को और अपनी इस प्रस्तुति को बहुत आगे ले गए हो और काश कि मेरे दिमाग में ये सारी बातें आई होती जब मैं इस फ़िल्म को बना रहा था, तो कितना अच्छा होता। तुमने कैसे सोच लिया इसको? नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं दानिश इकबाल साहब। नाम आपने सुना होगा और पहचान भी मुझे लगता है कि आप रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि धुरंधर के बड़े साहब वो हैं दानिश इकबाल। लेकिन दानिश इकबाल साहब की सिर्फ यही पहचान नहीं है, बहुत बेहतरीन एक्टर हैं। आपने उन्हें कई फिल्मों और वेब सीरीजों में भी देखा होगा। महारानी जो कि बहुत चर्चित है, 4 सीजन आए हैं। द हंट जो राजीव गांधी हत्याकांड पर बनी थी, संकल्प प्रकाश झा साहब ने बनाई और धुरंधर तो है ही। उसके अलावा हक और भक्षक जैसी फिल्मों में हमने दानिश साहब को देखा है। दानिश साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सबसे पहले, नमस्कार। बहुत-बहुत शुक्रिया रवि जी, मुझे यहाँ आपने बुलाया और अपने साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अरे स्क्रीन शेयर की तो बहुत बड़ी बात है मतलब स्क्रीन शेयर करना मतलब उसके मायने ही बहुत बदल जाते हैं। मगर बहुत हाँ, अच्छा लग रहा है आपसे लेकिन हम बात शेयर तो कर करके। ही रहे जी। हैं स्क्रीन। बिल्कुल, बिल्कुल शेयर कर रहे हैं। तो दर्शकों को एक और चीज़ मैं पहले बता देता हूँ, दानिश साहब और मेरी मुलाकात जो है वो किस तरह से हुई। दरअसल दानिश साहब रंगमंच के बहुत मजे हुए एक्टर हैं और फ़िल्मों में तो हमने उनका काम देखा है, वेब सीरीज़ में भी। तो सबसे पहले मैं यही बता देता हूँ दानिश साहब कि 18 जुलाई को आप दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में आपकी जो बुनकर सीरीज़ है नाटकों की, उस सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें 2 कहानियों का मंचन करने जा रहे हैं। उसमें से एक कहानी मेरी भी है, जिसका टाइटल है हीरो एक लव स्टोरी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको। और मैं शुरुआत एक काम करता हूँ, यहीं से करता हूँ कि ये जी, कहानी आप तक कैसे पहुँची? फिर हम धुरंधर पे भी आएँगे और फिर बड़े साहब पर भी थोड़ी बात करेंगे। जी। दरअसल मैं ये बुनकर की सीरीज़ जब कहानियों को मैंने ये सोचा कि इस तरीके से पेश किया जाए कि जो जी, स्टोरी टेलिंग भी फ़ॉर्मेट में रहे, थिएट्रिकल फ़ॉर्मेट भी उसमें अ, बहुत स्ट्रेसफुल ना हो प्रेज़ेंटेशन और पीसफुल जी। हो और ऑडियंस उसको एन्जॉय करे। तो मैंने कुछ कहानियाँ ढूँढना शुरू करी और बहुत सारी कहानियाँ बहुत अच्छी-अच्छी मिली। लेकिन वो ओके। होता है ना कि आप पढ़ तो सकते हैं, लेकिन वो मंच पे जाके सबको सुनाने के में वो कितनी रह जाएगी, कितनी नहीं रह जाएगी। तो छाँटने में बड़ा समय लगा। मेरे एक मित्र हैं अभिषेक पांडे, जो फ़िलहाल मुंबई में रहते हैं और सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं। उनसे भी मैं ये बातें कर रहा था, तो उन्होंने मुझे 3-4 कहानियों सजेस्ट करी, उसमें से आपकी ये कहानी थी और उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि मैं इसको ज़रूर पढ़ूँ एक बार। तो अच्छा। हाँ, अब मुझे ये था अगर मैंने पढ़ लिया तो फिर ये मुझसे कहेगा अब तुम कर क्यों नहीं रहे हो, करो भी। तो जी। और बहरहाल तो उन्होंने मुझे भेजा एक कुछ हाँ, फ़ोटो खींच के जिसमें आधा था, आधा नहीं था। तो मैंने पढ़ा उसको अच्छा। लेकिन उसका लब्बो-लुभाव ये था कि बड़ा इंटरेस्टिंग लग रही थी मुझे। फिर हुँ। वो बात आई गई हुई करीब ये 2 साल पहले की बात है। तो अभी अच्छा, फ़िलहाल ओके। हाँ, 2 साल पहले, कुछ दिनों पहले मैं हुँ, उनसे मिला मुंबई में, वो आपसे मिल के आए हुँ। थे उस दौरान। तो हाँ जी, आए थे। जी। वो हाँ, मुझे वो कहने लगे कि ऐसा-ऐसा है, मैं उसे करना चाह रहा हूँ और वो है। मैंने कहा यार वो मज़ा नहीं आया था पढ़ के, थोड़ा फिर से दो। हुँ, तो उन्होंने फिर एक अच्छी प्रति मुझको दी जो मैंने पढ़ा हुँ। और किसी कारणवश वो नहीं कर पाए, तो मैंने उनसे फिर कहा अगर तुम नहीं कर रहे हो तो फिर मैं इसमें हाथ साफ करता हूँ। तो वो कहने लगे नहीं, नहीं करो, करो तुम करो अच्छा लगेगा। तो
फिर मैंने आपसे फ़ोन पे बातचीत की, आपने मुझे कहा कि भाई आप करिए इसको और इस तरह से ये एक्चुअली डेस्टिन्ड था कि मैं इसे करूँगा कभी न कभी, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई। तो काफ़ी कहानी है इसके पीछे, हीरो की तरह इसकी भी कहानी की तरह भी कहानी में कहानी। हाँ, तो मैं इसमें तो हमारी कहानी में भी हाँ, देखिए आप एक एक सैफू है और एक चंदू है। हाँ और मैं तो जो भी दर्शक हमें दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद वहां सब देख रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में, मैं उनसे बिल्कुल अपील करूंगा कि 18 तारीख को शाम के 2 शो हैं, एक 5 बजे का और एक 7:30 बजे का। तो जरूर जाएं दानिश साहब को देखने के लिए। और ये उनका काम है दरअसल, जब एक कहानी लिखी हुई होती है और उसको फिर उतारा जाता है नाटक के रूप में मंच पर, तो फिर वो जो मंच पर कलाकार है वो उसकी कहानी होती है। तो बड़ी खुशी होगी। तो मैं जो भी दर्शक हमें दिल्ली एनसीआर में देख रहे हैं, बुक माई शो पर इसके टिकट भी अवेलेबल हैं, तो आप जाएं। एक और चीज मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। आपने अपने एक वीडियो में, अभी मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पर, जब इसी फिल्म की इसी कहानी की बात हो रही थी, आपने कहा उसमें कि सबसे मुश्किल होता है कहानियों का चुनाव और उन्हें कंठस्थ करना। तो कंठस्थ करना तो समझ में आ सकता है कि भाई 10-12 पेज की एक कहानी, उसको याद करना। यहाँ तो स्कूल में हमको 4 लाइन के जवाब याद नहीं होते थे, पर लंबी लंबी कहानियों को याद कर लेना, तो वो मुश्किल समझ में आती है। लेकिन जो आपने कहा कहानियों का चुनाव करना जो है, ये कठिन होता है, ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए। ये कहानी जब आप खुद पढ़ रहे हैं एज़ अ पाठक, जी। तो आप अपनी रुचि के अनुसार किसी एक लेखक को चुन लेते हैं, उसकी कुछ कहानियाँ होती हैं, आप पढ़ते हैं। आपको रोमांटिक पसंद है, रोमांटिक पसंद है तो आप पढ़ लीजिए, सस्पेंस पढ़े आपके पास है जॉनर्स अलग-अलग पढ़ने के लिए। पर जब आप उसको प्रस्तुत करने के बारे में सोचते हैं, तो बहुत सारे मापदंड आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कई कहानियाँ बड़ी बिंबों में लिखी जाती हैं, सिम्बॉलिक हाँ। तरीके से, पोएटिक तरीके से लिखी जाती हैं। अब वो कहानियाँ मंच पर पता नहीं ऑडियंस तक कम्युनिकेट हो पाए, ना हो पाए, सिंबल में ही होके रह जाए। और कुछ कहानियाँ बड़ी लचर होती हैं, लचीली होती हैं, उनका वो क्राफ्ट होता है कि वो स्लो बर्नर टाइप का, स्लो कुकिंग जैसा उसका होता है हिसाब-किताब। वो कहीं ड्रैग ना करने लग जाए, कितना भी एडिट करोगे तो उसका एसेंस खत्म हो जाएगा। तो ये सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि और मासेस को पसंद आए। ये ना हो कि आपने एकदम सेलेक्टिव ऑडियंस के लिए कुछ ऐसी कहानी चुनी जो सिर्फ़ 10-12 लोगों को ही शायद पसंद आए, बाकी लोगों का टेस्ट कुछ अलग हो। कुछ ऐसा चुनना जो ज़्यादातर लोगों को छुए और पसंद आए, उनके बीच की कहानी हो, उनके आस उनको लगे कि हाँ, ये मेरी कहानी भी हो सकती है या मेरे दोस्त किसी की ये कहानी है। तो वो रिलेट कर पाएँ उस कहानी से। बहुत सारे पैमाने होते हैं। सबसे पहले तो वो कहानी मुझको पढ़ते हुए अच्छी लगे, एक्साइट करे कि हाँ भाई ये कहानी हाँ मैं इसको बार-बार पढ़ना चाहूँगा, इतना पढ़ना चाहूँगा कि मैं इसे याद भी करना चाहूँगा। याद करके फिर मैं उसको अंदाज़ में अपने सुनाना भी चाहूँगा। तो वो तो इस लेवल तक आने के लिए कहानी कई बार स्क्रूटनी हो जाती है। हम लोग ओटीटी की टीम्स को क्रिटिसाइज़ करते जी। हैं कि बहुत ज़्यादा मीटिंग्स होती है, ये होता है, वो होता है। लेकिन जब हम खुद लोग काम करना शुरू करते हैं, तो हम लोग खुद भी कितने लेवल पे उसकी छँटनी करते हैं, कितने ड्राफ्ट लिखते हैं, कितने ड्राफ्ट अपने ही बिगाड़ते हैं। तो बड़ा कठिन है। इस लिहाज से मैंने कहा कि कहानियों का चुनाव करना अपने आप में एक कठिन प्रक्रिया है। वाकई कहानी वाकई बहुत एक कठिन प्रक्रिया है हर लिहाज से। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में शायद उसको आज की तारीख में तो उतना कठिन नहीं माना जाता, बड़ा आसान रास्ते ढूंढे जाते हैं, रीमेक कर लो, किसी के राइट्स लेके बना लो, पर हम खैर उस पर नहीं जाएंगे। पर आपके वो जी। सर वो शायद वो हाँ। कठिन मानते हैं इस वजह से वो नए को छोड़ के पुराने को ही पकड़ लेते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ ये बात है, बिल्कुल ठीक चीज है। हाँ, वो मानते हैं कि ये कठिन आसान काम है, रास्ता हम ये नया कठिन। कुछ गढ़ नहीं सकते तो चलो जो ट्राइड एंड टेस्टेड है उसी को उठा लो। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इसी में मैं थोड़ा-सा मैं धुरंधर की तरफ भी चलता हूँ, जैसे हमारे जी। दर्शक जो बहुत सारी चीज़ उसके बारे में जानना चाहते हैं। मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा, ये रोल आप तक कैसे आया जो बड़े साहब का? क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा थी, बड़े साहब आने वाले हैं, कौन है बड़ा साहब? तो बड़े-बड़े नाम भी आए, बॉलीवुड के कि यार ये अपीयरेंस होगा, उनका अपीयरेंस होगा, लेकिन जब आप दिखे, तो लोगों ने आपको देखने के बाद लगा कि हाँ, वो दाऊद इब्राहिम को ही देख रहे हैं। आज की इस रेडियो ने पूरा भरोसा हुआ और बिल्कुल मतलब उनका यंग रोल जो था वो भी, और जो बेड पर पड़े हैं, बीमार हैं, वो भी।
ये रोल आप तक कैसे आया, मतलब ये सोच, मतलब ये मैं जानना चाहूंगा। नॉर्मल प्रोसेस जो कास्टिंग का था वही फॉलो हुआ, और उस अच्छा। उस कास्टिंग के प्रोसेस में मुझे भी कांटेक्ट किया गया। मेरी डेट्स पूछी ओके। गई और मुझसे पूछा गया कि मैं इंटरेस्टेड हूँगा कि नहीं हूँगा। वो सारी बातें जो नॉर्मल होती हैं, उसी प्रोसेस के थ्रू हम्म। होते हुए लोगों को थोड़ा-सा ये गलतफ़हमी हो गई कि धुरंधर हाँ 1 जब शूट हो गई तो उसके बाद धुरंधर 2 शूट हो रही है। ऐसा नहीं था। हाँ धुरंधर 1 हाँ। के 2 ही ढाई महीने बाद धुरंधर 2 रिलीज़ हो गई थी। तो ये ठीक बात कास्टिंग है। और ये सारा प्रोसेस तो पता नहीं 2-3 साल पहले होके खत्म हो चुका था। पूरी फ़िल्म शूट हो चुकी थी। तो हाँ, लोग सोच रहे थे कि वो तो मतलब इंटरनेट में जो ना हो जाए सो कम है। वो तो वहाँ पे बड़े-बड़े कयास हाँ, लोगों ने लगाए। मैं भी देख रहा था और बिल्कुल। मज़ा आ रहा था कि, लेकिन कहीं-कहीं डर भी हाँ, लग रहा था कि लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है कि बड़े-बड़े हाँ, नामों को वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं दाऊद इब्राहिम के रोल में। और अब उसमें हाँ, देखेंगे कि मैं कर रहा हूँ तो पता नहीं वो किस तरह से लें मुझे, स्वीकारें, ना स्वीकारें, क्या हो, क्या ना हो? थोड़ा-सा ये दिमाग में तो आता था। लेकिन मैंने कहा फ़ायदा क्या? मैं कुछ कर तो सकता नहीं, जो मैंने काम करना था वो छप चुका है। अब तो जो होगा वो होगा। पर खुशी हुई नहीं वो, कि लोगों ने हाँ, स्वीकारा और प्रशंसा करी, तो अच्छा लगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी से जुड़ा ये बताइए मुझे कि भाई ये तो आप कहिए कि चलिए आपकी शख्सियत या आपकी जो पर्सनैलिटी में उसने देखा, आपके चेहरे में जो देखा कास्टिंग डायरेक्टर ने, क्या इससे पहले किसी ने आपको इस तरह से देखा था? इस रूप में, या बात भी की थी कभी इस बारे में? नहीं अच्छा। एक तरीके का एक चश्मा आता है। उस चश्मे को हाँ। अगर 50% लोग लगाएँ तो उसी तरह दिखाई देते हैं। तो हाँ, वो कुछ कुछ चीज़ें होती है कि आप लगा के वैसा, तो ऐसा कभी मुझे लगा नहीं था कि मेरी कास्टिंग इसमें हो सकती है, इस कैरेक्टर के लिए हो सकती है। और ख़ास तौर से ठीक। जब आप वो बूढ़ी एज वाला देखेंगे जिसमें वो बेड रिडेन है, हाँ, तो जी। वो तो कहीं दूर-दूर तक नहीं मैं सोच सकता था कि मेरा रूप ऐसे निकल के आएगा। तो असली चैलेंज तो मेरा ठीक है। उसी में था कि मैं उसको कैसे कैरी करता हूँ, उस वेशभूषा को, उस बीमारी को। मैं कैसे इस एज में जो मेरी है, मैं कैसे 80s का या 85 का कैसे प्रूव करूँ या क्या करूँ? तो वो वहाँ थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी थी। ओके। फ़िल्म तो देखिए बहुत देखी गई, मतलब तमाम बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बना दिए, बॉक्स ऑफिस की बात अलग है, लोगों ने बहुत प्यार दिया। आपके इस रोल के बाद आपको कोई बहुत इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन मिला हो ऑडियंस की तरफ से, किसी की पर्सनली, या मिलकर किसी ने कहा हो, या इंटरनेट पर आपने देखा हो, या फ़ोन पर कोई आया हो, बहुत ही अलग तरह का, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कोई रिएक्शन किसी का? देखिए, मैं अभी इतना पॉपुलर हुआ नहीं हूँ, मैं पॉपुलर इतना मैंने काम भले बहुत किए जी। हों, लेकिन एक हुँ, होता है ना, हुँ। लोग चिन्हित कर लें आपको भीड़ में जी। चलते हुए, तो हाँ। वैसी स्थिति अभी बनी नहीं है। तो अच्छा। तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोग ढूँढने लगे मुझको, कि ये एक्टर अच्छा। है कौन? हाँ। तो वो जो उनकी जिज्ञासा थी, वो जो उनकी खोज थी, उसमें वो कभी-कभी बड़ी प्यारी बातें कह जाते, एक-दूसरे से बात करते हुए। तो एक बुजुर्ग थे, हुँ। मैं अच्छा। इंस्टाग्राम पे किसी की रील ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए जो आते हैं नहीं ये चीज़ें, हाँ, हाँ। तो मैंने जी, देखा जी। कि एक कोई बुजुर्ग हैं, अच्छे खासे बुजुर्ग थे। उन्होंने बड़े इनोसेंटली मेरे बारे में जिज्ञासा ज़ाहिर करी कि वो जो दउदुआ बना है बहुत बढ़िया किए है, कौनो नया लड़का है तो ये क्या थे वो बोल रहे थे ना, इतना इतनी जी, रॉनेस जी। थी उनके प्यार में, हाँ। मुझे लगा नहीं यार ये आदमी इतना जेन्युइन इतना है, उससे क्या हम खोज रहे हैं कहाँ है दिखा नहीं। वो थोड़ा ऐसी बातें जो होती है। और अब जब मैं हाँ, पब्लिक में निकल रहा हूँ, जैसे अभी मैं जबलपुर में शूट कर रहा था, तो वहाँ मार्केट में जी। परेशान हो गया, हम लोग शूट नहीं कर पाए। हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था अच्छा। कि इस तरह से लोग जो हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगे, और मार्केट में जैसे आग सी लग गई कि एक आदमी को पता चला, दूसरे से तीसरा, चौथा, फिर वो बाउंसर-वाउंसर को बुलाना, ये सब करना, फिर बड़ी मुश्किल से वहाँ उस दिन शूट हुआ। और वो लेडीज़ मार्केट है चूड़ी वाली, तो पूरी वहाँ आप समझ सकते हैं कि वो मतलब शूटिंग करने गए थे, वो बिल्कुल। दिन भर फ़ोटो ही खिंचवाते रह गए। नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा उस तरह से लोग नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा आपके काम से आपको पहचाना जाए, वो ज़्यादा काम बेहतर काम से। स्थिति है। जी, सिर्फ़ एक रोल के बजाय कि भाई ये रोल किया था कभी, बल्कि आपने जो बहुत हाँ, सारी फ़िल्में की हैं, जो वेब सीरीज़ की हैं, और उसके अलावा जो आप रंगमंच करते हैं, वो एक जी, आपको बहुत बड़ी पहचान देता है। तो मैं ये भी समझना चाहूँगा अपने लिए भी और दर्शकों के लिए भी
हम दानिश इकबाल, उनकी जो लाइफ जो है भाई, हमने तो आज जाना और देखा है आपको। आपका बचपन कैसा रहा? आप कहाँ से हैं? आपने पढ़ाई लिखाई क्या की है? क्या आपकी फैमिली में कोई बैकग्राउंड था सिनेमा का या आर्ट से जुड़ा हुआ? थोड़ा उन चीजों के बारे में बताइए। जी, ये इस बारे में कई बार बता चुका हूँ अच्छा। लेकिन अच्छा होता है दोहराना हर बार। जी। छोटे में बताता हूँ आपको कि बिल्कुल, मैं बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी पैदाइश हुई इलाहाबाद में, जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो मैं छोरा गंगा किनारे वाला हूँ और हुँ। वहीं पे रह के मैंने अपनी सारी ग्रेजुएशन वगैरह किया और वहीं से मेरी थिएटर की तरफ मेरा रुझान था। छुटपन से ही मेरे घर में माहौल तो था थिएटर का, क्योंकि मेरी जो माताजी थी प्रोफ़ेसर इतिया निशात खान, अब तो वो जन्नत नसीब हो गई उनको। वो भी थिएटर वगैरह से जुड़ी हुई थीं और वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाती थीं और काफ़ी सक्रिय महिला थीं वो अपने ज़माने में हुँ। और अंत तक वो एक्टिव ही रहीं हर चीज़ में। तो ठीक। उन्होंने ऐसा माहौल मुझे भी दिया और घर में देखा है, तो एक सही मार्गदर्शन मिला और इलाहाबाद काफ़ी रिच है कल्चर और लिटरेचर के मामले में। तो वहाँ बुद्धिजीवियों के साथ उठना-बैठना अ उपेंद्र नाथ अश्क जी के साथ मेरा बचपन गुज़रा है। तो उनके घर अच्छा। में जाना छोटा-सा था तो हुँ। उनके यहाँ रहना, किताबों के बीच में रहना। तो कहीं न कहीं आबो-हवा में जब वो चीज़ें होती हैं तो आप बहुत भागिए भी उससे तो भी वो आप कितना भागोगे? वो तो खुशबू की बिल्कुल। तरह है। हाँ, पढ़ाई-लिखाई से मैं भागता बहुत था, लेकिन वो हाँ। हमेशा हमें घेर लेती थी, कहीं न कहीं से। और इतना घेरा उसने कि फिर मैंने डॉक्टरेट भी की। तो वो मैंने थिएटर और एक्टिंग में पीएचडी करी। फिर मैंने पढ़ाया भी बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली मैं एकेडमिक्स में ज़्यादा जुड़ा रहा और ओके। हाँ, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी मैं एज़ अ गेस्ट लेक्चरर पढ़ाता हूँ और भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़ाता तो तो क्योंकि मैं पढ़ाई-लिखाई से ज़्यादा जुड़ा रहा इसलिए मेरा रुझान फ़िल्मों और टेलीविज़न की तरफ हुँ। उतना नहीं था। ये तो ओके। भला हो ओटीटी का कि उसने हम जैसे एक्टरों को खोज-खोज के निकाला और मौका दिया, तो जब मैं करने लगा तो वहाँ पे भी अब पहले उस तरीके का काम देखिए होता भी नहीं था जो अब हो रहा है। जी। तो पहले हमारे जैसे एक्टर, हमारे जैसा चेहरा-मोहरा मिसफ़िट था इंडस्ट्री के हिसाब से। मगर अब हम लोग ही थोड़ा-सा ये हुआ कि अब इंडस्ट्री भी खुली है, कंटेंट चेंज हो गया है, तो ज़रूरत है और हमें भी अब मज़ा आ रहा है इस तरीके की चीज़ों को करने में। तो थिएटर तो हमारा माई-बाप है, थिएटर ने मुझे पैदा किया है। लेकिन हाँ, प्रसिद्धि जो है, जो आपको शोहरत मिलती है वो बड़े पर्दे पे, क्योंकि वो मासेस ज़्यादा दूर तक लोगों तक पहुँचती है वो बात। तो बड़ा मज़ा आ रहा है दोनों चीज़ों को करने में। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पहली मोहब्बत तो थिएटर है और हमेशा रहेगी। तो जैसे आपने कहा कि रंगमंच से निकलकर ओटीटी ने बहुत कुछ बदला है। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि भाई ये चेहरा-मोहरा, ये पर्सनैलिटी जो है, सिनेमा में बहुत कम जगह, लेकिन ओटीटी पे अब इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी है, उसके लिए जगह भी है। पहला जिसको आप कहें कि ओटीटी ने अगर आपको खोजा मानिए, तो वो जी। कौन-सी सीरीज़ थी, कौन-सा रोल था और जिसने आपको एक पहचान भी दी? मुकेश हावड़ा साहब को क्रेडिट जाता है इसके लिए। जी। उन्होंने मुझे हाँ, वो लॉकडाउन का वक़्त था, शुरुआती वक़्त था। शायद जी। तब लॉकडाउन हुआ था या नहीं हुआ था, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, बट हुँ, हुँ, वो हुँ, हुँ। आरण्यक की कास्टिंग कर रहे थे और अच्छा, ठीक है। हाँ, पहले भी वो कई बार मुझे कॉन्टैक्ट कर चुके थे, उनके ऑफ़िस से फ़ोन आता था, मैं कभी भी ऑडिशन को इतना सीरियसली लेता नहीं था, क्योंकि पुराने संबंध हैं, फ़ोन आया है तो करके भेज देता था ऐसे ही और मुझे ही हुँ। मालूम होता था इसका होने वाला कुछ है। लेकिन जब जब वक़्त था, आराम से बैठा हुआ था, आरण्यक के लिए हुँ। मैंने वो गोविंद अग्रवाल जो कैफ़े ओनर है, उसका ऑडिशन जी। मैंने बना के उनको भेजा और वो भी अब जब मैंने ऑडिशन भेजा है तो मैं आपको बताऊँ, मेरी दाढ़ी निकली हुई थी। लॉकडाउन में क्या हो अच्छा। रहा था? हाँ, ठीक 10-15 बात दिन में है। एक बार शेव होता था, है ना? ठीक। तो वैसे जी, ही बिल्कुल सही। रगड़ लोग पड़े हुए हैं, बार-बार मैसेज आ रहे हैं, अरे! हाँ, भेज रहे हैं। तो ऐसे ही ऑन करके कैमरा हुँ। बैठ के और वो बना के भेज दिया मैंने। अब इत्तेफ़ाक से वही लुक उनको चाहिए था कि ऐसे ही हाँ। तो बाद में जो विनय वाइकुल सर मिले मुझे डायरेक्टर उसके जो, वो बहुत खुश हुँ। हुए मुझसे मिलके, बड़े बड़े भले आदमी हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। मैं बहुत फॉर्च्यूनेट हूँ इस मामले में कि मैंने जब जो भी काम किया कुछ अच्छे ही लोगों के साथ काम किया और हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिला है, ऐसे-ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया मैंने।
तो इसका क्रेडिट पहले काम का क्रेडिट ओटीटी पे तो हर महीने में मुकेश छाबड़ा साहब को जाता है। आप क्योंकि रंगमंच करते हैं और हमने बात शुरू की तो आपने कहानियों के चयन की भी बात की कि चुनना मुश्किल जी। होता है। हिंदी में एक चीज है, मतलब जैसा हमको फिल्मों और ओटीटी पर देखने को मिलता है कि कंटेंट की समस्या है, हिंदी रंगमंच में भी एक ये समस्या दिखती है और बात होती है कि यार नाटक नहीं है उस मात्रा में कि आप मतलब सीधे सीधे नाटक को जो है वो रंगमंच पर खेलें, इसीलिए कहानियों की तरफ भी जाना पड़ता है कई बार, उनको अडॉप्ट करने जैसी स्थितियां बनती है। आपके हिसाब से हिंदी रंगमंच की, हिंदी नाटकों की क्या स्थिति है आज की तारीख में? क्या वाकई वो लोगों के बीच में उतना लोकप्रिय है, या फिर अगर मूल नाटक लिखे जाएं कहानियों की बजाय तो क्या स्थिति कुछ बदल सकती है? क्योंकि जब भी हिंदी की बात आती है तो मराठी और गुजराती की भी बात आती है कि यार देखो यहाँ पर तो नाटक अच्छा है, लोग नाटक करके भी सरवाइव कर लेते हैं। हिंदी में ऐसी स्थिति नहीं है। क्यों मतलब ये स्थिति नजर आती है? पता नहीं मैं इस बात का अ, सैटिस्फाइंग जवाब दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा, नहीं, नहीं, आप क्योंकि बिल्कुल बताइए जो भी आप। मेरे भी मन में ये सवाल है कि ऐसा क्यों है? और अगर ऐसा है तो मैं फिर हिंदी बेल्ट में क्यों पैदा हुआ? मैं भी क्यों नहीं मुंबई में पैदा हो गया या कलकत्ता या कहीं ऐसी जगह, जहाँ जो कला हुँ, मुझे आती है उसी से मैं एटलीस्ट थिएटर करने वाले वहाँ अपना घर तो चला ले रहे हैं। वो भले बीएमडब्ल्यू हुँ, से ना घूमते हों, लेकिन थिएटर तो करके वो अपना घर चला पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। नॉर्थ में इधर हिंदी बेल्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और शायद कल्चर ही नहीं पनप पाया टिकट लेके एक शो देखने जाने का। या ये कहें कि यहाँ का थिएटर उतना समृद्ध नहीं है कि लोग उसके लिए पैसा खर्च करना चाहें। मैं इसको भी मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी थिएटर करने वालों की भी ऊपर है कि आप जब तक उतने उस लेवल का थिएटर करेंगे नहीं, तो आपको पैसा कोई देगा क्यों? क्यों नहीं? तो वो अब हम पंचर में हवा भरवाने जाते हैं और ₹5 शायद देते हों या ₹2 जो भी देते हों, उससे भी हम 4 बार कहते हैं, हुँ, "ज़रा ठीक से हवा भरना" और फिर बाद में चेक भी करते हैं, हवा ठीक से भरी है कि नहीं। तो अगर 200, 300, ₹500 अगर लोग टिकट लेके देखने आ रहे हैं, तो उनको वो चीज़ देखने को भी तो मिले। तो ये एक थोड़ा हम लोग के यहाँ ये है कि शौकिया ही रह होके रह गया है, मैच्योरिटी थिएटर होके रह गया। और फिर हमारे नॉर्थ में क्या है कि वो कल्चर डेवलप नहीं हो पाया। नेशनल रेpertories बननी चाहिए थी रादर दैन ये जो स्कूल्स और बने स्कूल, ड्रामा स्कूल बने अच्छी बात है, हुँ, ज़रूरत है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ से जो पढ़ के निकल रहे हैं, वो करेंगे क्या? नेशनल रेpertories एटलीस्ट उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा हुँ, वहाँ से एमएलए, एमपीज़ आते हैं। कम से कम 2-3 रेpertory तो उत्तर प्रदेश में ही अपनी हो सकती है। दिल्ली में एटलीस्ट 2-3 रेpertory हो सकती है, जो प्रॉपर तरीके से रन करे। तो वहाँ पे क्या होगा कि डेवलप होगा एक कल्चर और नाटक वहीं पे हमेशा अच्छे लिखे गए हैं, जहाँ पे कल्चर डेवलप्ड है, जहाँ पे लेखक, निर्देशक और कलाकार साथ बैठ के कुछ काम करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक कमरे में एक लेखक बैठ के लिख दे और वो एकदम अल्टीमेट लिख दिया। क्योंकि बजाज बिल्कुल। साहब को मैंने कहते सुना और भी अंकुर साहब को भी कहते हुए सुना और भी प्रोफ़ेसर को सुनता था मैं जब एनएसडी में था। मोहन राकेश जब लिख रहे थे आषाढ़ का एक दिन या आधे अधूरे, तो वो रिहर्सल्स में आके बैठा करते थे और रिहर्सल में चेंजेज़ होती थी। डायरेक्टर से इनपुट्स लेते थे, एक्टर से इनपुट तो बनते-बनते आषाढ़ का एक दिन कालजयी बना। वो आप अपने महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, विजय तेंदुलकर जी के नाटकों की, वो सब ग्रुप्स के साथ लिखते थे। तो वहीं के नाटक और लिटरेचर अच्छा बना जहाँ के लेखकों ने उन रेpertory कंपनीज़ के साथ बैठ के या उन एक्टर्स के, डायरेक्टर्स के साथ बैठ के उस प्ले को डेवलप किया। अब वो कल्चर रह नहीं गया, अब वो एक डिस्टेंस सा हो गया और ये कहानियाँ आ गई बीच में। तो ये हुआ कि भाई चलो कहानियाँ मिल गई हैं, इसी को अडैप्ट करने लग जाएँ। मुझे भी ये लगता है कि बहुत बड़ा आभास मतलब एक वैक्यूम है अच्छे नए नाटकों का, जो कि भरना चाहिए और मैं तो अभी ये देख रहा था, मैं अब क्या ही बोलूँ मतलब किसी को मैं वो नहीं कर रहा हूँ, अवार्ड्स जो आजकल दिए जाते हैं, तो जी। उसमें मैं देख रहा था नाटक के लिए कुछ लोगों को अवार्ड दिए गए हैं। मतलब जी, शायद ही उन्होंने एक ही नाटक लिखा हो शायद जीवन में, लेकिन चूँकि ओके। अच्छे लोग है ही नहीं, ज़्यादा कोई है ही नहीं, तो किसी न किसी को तो अवार्ड देना है, चलो उसी को दे दो। दे मतलब ठीक चीज़ है। इतना हास्यास्पद हो गया है कि मैं आपसे क्या ये बहुत ही विचारणीय है।
कुछ सोच के अच्छा सा करना ही पड़ेगा इसके लिए। अब मैं मैं आपको बताऊँ, मैं लिखता भी हूँ, जी, कभी-कभी लिखता हूँ मजबूरी में, जब हाँ, मेरे थॉट कोई और जी, जी, नहीं लिख ओके, पाता तो आप बिल्कुल बताइए। हाँ, हाँ, एक नाटक मैंने पिछले साल लिखा, उसके फाइनल सीन, लास्ट सीन पे आके मैं सैटिस्फाइड नहीं था, वो मैंने बंद कर दिया और रोज़ उस सीन के बारे में मैं सोचता हूँ, लेकिन मैं अभी सैटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूँ, तो 1.5 साल से वो लास्ट सीन की वजह से मेरा नाटक फँसा पड़ा है। अच्छा, तो हाँ, तो मतलब हिम्मत नहीं होती है, जबकि मैं थोड़ा बहुत तो काम कर ही चुका हूँ। तो जब हिम्मत और अभी लोग ऐसे धड़ाधड़, धड़ाधड़ चैट जीपीटी की तरह निकालते हैं नाटक। ये तो चैट जीपीटी एक अलग तरह से बदलाव ला रहा है, उसके खतरे भी हैं, उस पर भी बहुत बातें होती हैं। लेकिन जी, एक्टिंग के लिए और रंगमंच के लिए जो आपका मैं प्यार देखता हूँ जब से आपसे बातें मेरी शुरू हुई है, आपका जी, काम जी, भी जो थोड़ा बहुत देखा। एक और चीज़ जैसे कहानी को एडॉप्ट कर रहे हैं आप नाटक में, आपने सिनेमा को भी नाटकों में एडॉप्ट किया, ये भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। और आपने जी, भट्ट जी, साहब की 2 फ़िल्में, महेश भट्ट साहब की, जी, सारांश और डैडी, डैडी। इनको भी आपने सिनेमा के पर्दे से उतार के रंगमंच पर आप लेके गए हैं। ये किस जी, तरह से हुआ? ये किस तरह से मतलब उसको आपने सोचा कि ऐसा किया जाए और फिर उसको जब आपने बतौर एक्टर और बतौर डायरेक्टर भी जब आपने रंगमंच पर उसको प्रस्तुत किया, तो लोगों ने उन चीज़ों को कैसे लिया? क्योंकि सिनेमा का तो एक अपना अलग जादू है, रंगमंच की एक अपनी दुनिया है, वो एक अलग थोड़ा मायावी तरह की लगती है जब आप लाइव परफ़ॉर्मेंस देखते हैं उसको। तो ये जी। इन चीज़ों के बारे में बताइए, डैडी को लेकर और सारांश को लेकर? 2016 की 15 या 16 की बात है। जी, मेरे पास एक प्रस्ताव आया डैडी को करने का। हम बहुत एक्साइटेड हो गए क्योंकि डैडी मेरी फ़ेवरेट फ़िल्म है और उसके जो ठीक। ग़ज़लें हैं और जो उसमें अनुपम खेर जी ने काम किया है, पूजा जी ने काम किया, मुझे बड़ा मतलब कुछ फ़िल्में महेश भट्ट साहब एक हुँ, बहुत क्या बोलूँ मैं, लेजेंड दिमाग में। बिल्कुल। तो मेरे जीवन में जब ऐसा आया कि मुझे इसको डायरेक्ट करने का मौका मिल रहा है, तो मैं तो कैसे मना करूँ? मैंने कहा बिल्कुल ही करना है उसको। पर जब करने लगा ना तो बहुत दिक्कतें आई, बहुत। अच्छा, ये है कि सिनेमा जो है वो कहीं भी घुस सकता है कैमरा, हाँ, स्टेज कहीं भी नहीं घुस सकता। स्टेज की अपनी लिमिटेशन है। संस्कृत नाटक की बात अलग है कि अभिनेता ने आके कहा कि वाह! कितना सुंदर वन है। यहाँ तो बिल्कुल। उपत्तिकाएँ भीगी पड़ी हैं, ऑडियंस इमेजिन कर लेगी। पर ये आप फ़िल्म को अडैप्ट कर रहे हो, यहाँ पे आके अगर कोई कहेगा ये बार कैसी है, यहाँ पे शराब की बोतलें कम क्यों हैं, वो मुश्किल करेगा। ऑडियंस देखना चाहती है बार, सही ऑडियंस बात शराब है। को देखना चाहती है, हाँ, वो बिल्कुल, देखना चाहती है इन चीज़ों को। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज और एक और चीज़, फ़िल्मों में जी, सीन कोई भी सीन आप उठा लीजिए, 2 ढाई मिनट, बहुत हुआ तो 2 ढाई मिनट के होंगे, वरना ज़्यादातर सीन 1 मिनट, डेढ़ मिनट, फ़ास्ट कटिंग होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। थिएटर में इतनी जल्दी फेड इन फेड आउट नहीं होता। हाँ, थिएटर अगर 3 एक्ट का प्ले है तो उसमें कुल मिला के हर एक्ट में 2 या 3 सीन होंगे, लंबे-लंबे होते हैं। 8-8 मिनट, बिल्कुल। 10-10 मिनट के एक-एक सीन होंगे बाकायदा उसमें जम के। तो ये सारी चीज़ों को बैलेंस कैसे करूँ मैं? इतना ज़्यादा फेड इन फेड आउट करूँगा तो लोग पागल हो जाएँगे, क्या डांस हो रहा है? हाँ, तो ठीक। उन सारी चीज़ों को स्टेज पे अडैप्ट करना और बहुत ज़्यादा सेट वगैरह चेंज किए कैसे करें? मैंने वो सब एलईडी स्क्रीन वगैरह यूज़ नहीं किए थे कि बस कुछ भी बना दो 2 सेकंड में। वो मुझे थोड़ा अच्छा, डिस्प्ले के हिसाब से नकली लगता था, तो मैंने ना सारांश में वो यूज़ किया, ना डैडी में, वो सब सिंपल एकदम सिंपलिस्टिक। लेकिन अद्भुत अनुभव था मेरा, एज़ अ डायरेक्टर बहुत एक्सरसाइज़ हुई मेरी, बहुत सीखने को मिला कि कैसे इन सारी चीज़ों को अडैप्ट करें और बहुत मज़ा हुँ, आया तब जब भट्ट साहब ने मुझे ये कहा कि फ़िल्म से तुम इस कहानी को और अपनी इस प्रस्तुति को बहुत आगे ले गए हो और काश कि मेरे दिमाग में ये सारी बातें आई होती जब मैं इस फ़िल्म को बना रहा था, तो कितना अच्छा होता। तुमने कैसे सोच लिया इसको? मैंने कहा, "सर पता हाँ। नहीं कैसे सोच लिया, आप ऐसा बोल रहे हो, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा।" लेकिन जिस दिन शो था उस दिन अभी भी मुझे याद है, शो खत्म हो गया था 8:30 पौने 9 बजे। मैं अपना जी। थका हुआ बुरी तरीके से और भट्ट साहब का स्ट्रेस कि सुबह से भट्ट साहब आपके हाँ, साथ हैं, बहुत स्ट्रेसफुल होता है। हाँ, आप जिसको हीरो और आइडियल समझ रहे हो ना, वो आपके साथ बैठा हुआ है, तो वो माहौल, वो लम्हा बड़ा भारी बिल्कुल। होता है। तो मैं घर गया और एकदम बहुत थका था, सोना चाहता था और मैं आधी नींद में हो गया था। तब 11:30 12 बजे फ़ोन बजा। मैं इतनी रात में कौन मुझे फ़ोन कर रहा है? मैंने देखा हुँ, कि
फ़ोन आया उनके, भट्ट साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं। हमने कहा कराइए। वो मतलब आधा घंटा उन्होंने उस वक़्त तारीफ़ करी प्ले की, रात को इतनी देर। क्या तो बात है। मुझे हाँ, मतलब कहीं न कहीं उन्हें छुआ। वो क्यों फ़ोन करते, इतने बड़े आदमी हैं, रात गई, बात सच। गई, हो गया। पर ही इज़ वेरी पोलाइट एंड वेरी अफेक्शनेट पर्सन। और फिर अभी फराज़ जब मेरी रिलीज़ हुई थी, उस वक़्त भी उनसे मेरी बात हुई, हाँ, तो बड़ी मोहब्बत मेरे ऊपर निछावर कर रहे थे। बड़ा आशीर्वाद है उनका। फराज में आप पुलिस ऑफिसर के रोल में थे जहां तक मुझे जी, ख्याल जी, है। वो कमिश्नर है, जो बहुत कम। उत्साही हाँ। कमिश्नर है और इधर-उधर जाके जी। सारी गड़बड़ियाँ करता रहता है। हाँ। हाँ, ठीक हंसल है। मेहता जी की फ़िल्म। जी। हंसल जी बिल्कुल ठीक चीज है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। जी, सर। रंगमंच का एक अपना है, सिनेमा का है। अ, बतौर एक्टर अब रंगमंच भले ही आपका पहला प्यार है, लेकिन क्या उस तरह के दरवाजे, उस तरह के मौके धुरंधर 2 के बाद में आपके सामने आए हैं? जैसे कि एक कैरेक्टर के इतने पॉपुलर होने के बाद में आना चाहिए, या लोगों का नजरिया फिल्म इंडस्ट्री में अब तमाम लोग आपको जान चुके हैं, देख चुके हैं, कुछ बदला है? जैसा आपने कहा कि अ, एक एक्सेप्टेंस तो हो ही जाती है, फिर अब आपको बहुत ज़्यादा जी, बताना नहीं पड़ता कि आप एक्टर हो। तो वो बिल्कुल। इस धुरंधर की कामयाबी से इतना तो मुझे कह ही सकता हूँ कि फ़ायदा हुआ है कि अब लोग मुझे पहचान गए हैं। और ठीक। कुछ बातें भी होना शुरू हुई हैं जिनका मुझे इंतज़ार है। अभी चूँकि ये जो सीज़न चल रहा है, इसमें शूट-वूट ज़्यादा उतना होता नहीं है, हालाँकि 2-4 फ़िल्में हाँ, हाँ। फ्लोर पे हैं, मैं काम कर रहा हूँ ठीक। उसमें। और पर हाँ, पॉज़िटिव तो हुआ है। और लेकिन ये जो पॉज़िटिव हुआ है, इसको सस्टेन करना भी एक मेरी ज़िम्मेदारी बनती है। लोगों की बिल्कुल। उम्मीदों पे खरा उतरूँ और आगे को और अच्छा काम करके दिखाऊँ। नहीं, निश्चित रूप से आप खरे उतरेंगे। आपका जो पैशन है अपने काम को लेकर और जिस गहराई तक आप जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो सफलता के लिए बहुत ज़रूरी, और वो चीज़ें आप में हैं, तो आपको कामयाबी, आगे बड़ी कामयाबी भी मिलेगी। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हमारी तरफ से। जो दर्शक देख रहे हैं, उनकी तरफ से भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और आपसे मुलाकात भी होगी। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को याद दिला देता हूँ कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं, 18 जुलाई जो है, आप शाम को 5 और 7:30 बजे के 2 शो जो हैं वो इंडिया हैबिटेट सेंटर में है। बुनकर सीरीज़ जो है, दानिश इकबाल साहब की, उसका परफॉर्मेंस है। ज़रूर जाएँ देखने के लिए, और फिर आकर अपनी राय भी दें, सोशल मीडिया में लिखें, यहाँ चैनल पर आप आकर लिखें कैसा लगा, क्या है। तो मुलाकात होगी दानिश साहब आपसे फिर से, और आपको एक बार फिर ज़रूर। से बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत बहुत शुभकामनाएँ। शुक्रिया रवि जी। नमस्कार। बहुत-बहुत जी, शुक्रिया रवि जी। जी। थैंक यू। शुक्रिया, मिलते हैं।